हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। आप सभी को मैंने बता दिया था कि आज एक स्पेशल सेशन है आप सभी लोगों के इंडियन पॉलिटी से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की आज मैं आपको क्लास करवाऊंगा। जो सवाल आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अन्य किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम क्या ना हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस लेवल तक का एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम में आज के पढ़ाए हुए सवालों में से सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। वैसे मेरा मेनली टारगेट है कि टारगेट किया जाए एमटीएस के रीसेंट एग्ज़ाम को जो हाल फिलहाल में होने जा रहा है। इसके अलावा टारगेट किया जाए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को और स्टैनो के एग्ज़ाम्स को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इन सभी फॉर्म्स को भर रखा है और वो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में सभी विद्यार्थी। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सेशन को एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। क्लास आप सभी लोगों को नज़र आ रही है या नहीं, एक बार फटाफट से बता दीजिए। सेशन आप लोगों को नज़र आ रहा है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए क्लास को एक बार और जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी लोग, सभी विद्यार्थी मिलकर। आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी साइंस 7 चैनल पे, और इसके अलावा आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी वाईफाई 2.0 पर। इन दोनों चैनल्स पर आपको मेरी क्लासेस डेली बेसिस पर नज़र आती हैं। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि ये रहेंगे कुछ बैचेस, एसएससी कैटेगरी के बैचेस हैं नॉन टेक। 22 सितंबर 2021 को ही एक नया बैच लॉन्च किया गया है। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस बैच में एनरोलमेंट करनी है तो उसे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। उसे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर इस कोड का इस्तेमाल आपने किया तो आप इजीली एनरोलमेंट कर पाएंगे बैच में और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा आस्क डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। आप अपना हाथ, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में हाथ खड़ा करके सवाल पूछ पाते थे, उसी प्रकार से अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे आपको एक साइड में सिंबल बना हुआ नज़र आएगा रेज योर हैंड का। वहाँ पर आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं और उसका जवाब डायरेक्टली आपको टीचर बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके सामने ही बैठकर टीचर आपको उस सवाल का जवाब दे रहा है। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाता है। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको पार्टिसिपेशन के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। क्लियर? तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा CM10। संडे दोपहर 12 बजे ध्यान से लिख लेना, और इसमें आपको दी जाएगी स्कॉलरशिप 1 करोड़ तक की। इसके अलावा ये रहेगा मेगा प्राइस, मतलब ये आपके लिए स्पेशल प्राइस वीक है। इस हफ्ते में 24 सितंबर 2021 की आधी रात तक अगर आपने एसएससी नॉन टेक वाली ब्रांचेज में, मतलब एमटीएस में, जीडी में, स्टैनो में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, इस प्रकार की किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करा, कोर्स आपने परचेज किया, तो आपको कंपनी के द्वारा 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 15% छूट दी जा रही है, प्राइस रिड्यूस कर दिया गया। इसके अलावा अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10, अगर आपने ये कोड इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली आपको 10% की छूट और मिल जाएगी, 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। 24 सितंबर रात 12 बजे तक ये वैलिड है। बैंकिंग सेक्टर में भी वैलिड है और एसएससी वाली कैटेगरी में भी ये वैलिड है। जो कोर्स 2 साल का 8,000 के आसपास हुआ करता था वो आपको तकरीबन 6,000 में मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे उस कोर्स को ख़रीदना, आप देख सकते हैं 7800 का कोर्स था और लगभग 6,000 के आसपास आपको ये मिल रहा है। चलिए जी, ऑल सेट, सभी तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान को बनाने के लिए और संविधान सभा को बनाने के लिए, अगर बेसिकली एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1946 में, किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये भेजा गया था क्लेमेंट एटली के द्वारा। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय के, क्लेमेंट एटली, इनके द्वारा भेजा गया था एक मिशन, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि इस मिशन में जितने भी मेंबर्स आए थे वो सभी लोग इनकी सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री थे। एक चीज़ आपको समझ आ गई, मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि सभी जितने भी लोग उस मिशन में आए थे वो सभी कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे। एक सवाल और याद रखना, अगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि कैबिनेट शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में कहीं पर लिखी हुई है या नहीं,
कैबिनेट शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में कहीं लिखी हुई है या नहीं? तो आप जवाब देंगे कैबिनेट शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 352 में, 352 में। इसके अलावा किस प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन? तो आप जवाब देंगे क्लेमेंट एटली के द्वारा। कौन कौन से लोग थे उसमें? वो पूछ रहा है हेडेड बाय। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 लोग आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे स्टैफर्ड क्रिप्स, इसके अलावा अलेक्जेंडर मिलेंगे और पैट्रिक लॉरेंस मिलेंगे। ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन में भारत आए थे, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जिसकी अध्यक्षता की गई थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और सेशन को एक बार जल्दी से फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। चलिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और क्लास को एक बार फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। तो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आप देख सकते हैं सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मगर अगर मान लीजिए आप और अच्छे प्रकार के एग्जाम में जाकर बैठेंगे ना, तो वहाँ पर सवाल ये पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन का क्या कार्य था। अगर रिटर्न वाला एग्जाम हो जाए तो वहाँ पर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे यूपीएसआई में मान लीजिए स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल अगर आ गया, वहाँ पर सवाल पूछा गया कि क्या था कैबिनेट मिशन का कार्य, तो आप केवल इतना ही थोड़ी जवाब दोगे कि कैबिनेट मिशन का कार्य था संविधान सभा का निर्माण करवाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करवाना। ये बिल्कुल ठीक जवाब नहीं होगा। वहाँ पर आप जवाब दोगे कि ये जो कैबिनेट मिशन था उनके 3 काम थे। पहला काम था डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण करवाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने नॉर्मली लिख दिया है, इसे हम हिंदी में बोलेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा का निर्माण करवाना था कार्य। क्लियर? संविधान सभा के किस प्रकार के चुनाव करवाए जाएंगे, कौन कौन से लोग चुने जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी चुनने की, कितने लोगों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, मेंबर्स की संख्या कितनी रहेगी 389। ये सभी चीज़ें निर्धारित करी गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। इनका दूसरा कार्य था इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करवाना, अंतरिम सरकार का निर्माण करवाना। इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का निर्माण करवाना। और इनका तीसरा कार्य था, जो थर्ड इनका वर्क था, वो था राजघराना को राजी करना, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को एग्री करना कि अब हम आपका देश छोड़कर जा रहे हैं और आपका संविधान ये नया बन रहा है और इस संविधान के अनुसार ही आप लोग इस देश में रहेंगे और कार्य करेंगे। तो इस बात पर एग्री करना प्रिंसली स्टेट को, ये 3 इनके कुल मिलाकर काम थे। ध्यान रखना भाई साहब, पढ़ा दिया जाता है, ये लोग पढ़ा देते हैं कि कैबिनेट मिशन का काम था संविधान सभा का निर्माण करवाना। ऐसा नहीं है। उनके जो जो कार्य थे मैंने सभी आपके सामने अच्छे से ईमानदारी से लिख दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना। इसमें से 296 जो मेंबर थे, 296 मेंबर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने गए थे, और जो 93 मेंबर्स थे वो आए थे अपने नॉमिनेशन के माध्यम से प्रिंसली स्टेट से। क्लियर? तो 2 प्रकार से चुने गए थे व्यक्ति, एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से और एक मनोनीत हुए थे, नॉमिनेट हुए थे। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय। वो ये नहीं पूछ रहा कि संविधान को कब अपनाया गया, वो सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है किसके द्वारा अपनाया गया संविधान को। भारत के संविधान को अपनाया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए जवाब दीजिए भाई फटाफट से। ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना, ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कि सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक, आप मान लीजिए सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से और क्लास को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से और क्लास को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय। जो भारत का संविधान था वो किसके द्वारा अपनाया गया? सिंपल सी बात है, संविधान जो था वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम देखें कि किस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया तो आप जानेंगे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। और पूर्णतः मतलब कंप्लीटली ये लागू कब हुआ, फोर्स में कब आया, तो फोर्स में आने वाली तारीख रहेगी 26 जनवरी 1950। दोनों अलग अलग प्रकार की तारीखें हैं, दोनों अलग अलग प्रकार की डेट्स हैं, तो दोनों डेट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। संविधान सवाल का जवाब है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन। वो बोल रहा है अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बार जो मीटिंग थी वो कौन सी तारीख को करवाई गई। अविभाजित भारत मतलब भारत का उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ था जब ये मीटिंग करवाई गई। सवाल यहाँ पर ये है कि कौन सी तारीख को करवाई गई थी संविधान सभा की पहली बैठक। 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 20 फरवरी 1947 को, या फिर 3 जून 1947 को। और एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो फर्स्ट मीटिंग थी
उस फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर्स ने भाग लिया था, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, कितने लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया था। और एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, संविधान सभा की पहली बैठक को उस शादी के समान किसने बताया जिसमें दुल्हन ही मौजूद नहीं है। दोबारा से सुन लीजिए स्टेटमेंट, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी और बोला कि संविधान सभा की पहली बैठक उस शादी के समान है जिसमें दुल्हन ही मौजूद नहीं है। अ मैरिज विदाउट ब्राइड, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग इज जस्ट लाइक अ मैरिज विदाउट ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन की वो बात कर रहा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जी हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम में आप जाकर बैठिए, सवाल यहाँ से पूछे ही जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक लेवल का, मैंने बोला पीसीएस लेवल तक का कंटेंट फेंक दूंगा, मतलब डेफिनेटली फेंक दूंगा। आरएएस में पूछा गया सवाल है ये जो मैंने आपसे पूछा है, जो स्टेटमेंट आपको दी है वो स्टेटमेंट। सवाल का जवाब है 9 दिसंबर 1946। अगर वो नंबर ऑफ मेंबर्स पूछ जाए कि इस बैठक में कितने मेंबर्स मौजूद थे, तो संख्या बताइए भाई, नंबर ऑफ मेंबर्स, इस मीटिंग में कितने कुल मिलाकर मेंबर थे स्टैनले ने। चलिए और ट्राई कीजिए। चलिए एक स्टेटमेंट आपको और देता हूँ, एक स्टेटमेंट और दी एक व्यक्ति ने, उसने बोला कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक उस बैठक के समान है उस बैठक के समान है जो केवल एक ही धर्म की बैठक है। मतलब उनका कहने का सीधा सा अर्थ था केवल ये हिंदू धर्म के लोगों की ही बैठक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो केवल हिंदू धर्म के लोगों की बैठक है, या फिर वो केवल एक धर्म के लोगों की बैठक है। इस प्रकार से स्टेटमेंट दी गई। एक धर्म के लोगों की बैठक कहा गया संविधान सभा की पहली बैठक को, फर्स्ट मीटिंग को 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दिल्ली के अधीन। ये दोबारा किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। बहुत बढ़िया जी। एक स्टेटमेंट वो जो शादी वाली स्टेटमेंट है ना, कि बिना दुल्हन वाली शादी, जो बिना दुल्हन वाली शादी है, विदाउट ब्राइड में लिख देता हूँ केवल इतना, विदाउट ब्राइड में केवल लिख देता हूँ इतना। ये स्टेटमेंट दी गई विंस्टन चर्चिल के द्वारा। बहुत बढ़िया। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये वाली स्टेटमेंट दी गई। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और एक स्टेटमेंट मैंने आपसे और पूछी तो आपको एक मिशन याद रखना पड़ेगा। वो मिशन बताइए जिसके खिलाफ भारत में नारे लगे थे। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा, गो बैक साइमन। तो सर साइमन के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई जिस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि संविधान सभा की पहली बैठक केवल एक धर्म के लोगों की बैठक है। और ये स्टेटमेंट क्यों दी गई? क्योंकि इसको बहिष्कृत किया, मतलब इसका बहिष्कार किया किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं पहुंची, इसीलिए विंस्टन चर्चिल और सर साइमन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। दोनों स्टेटमेंट को याद रखना, दोनों ही स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 208 मेंबर्स आपको पहली मीटिंग में भाग लेते हुए नजर आएंगे, 208 मेंबर्स। तो ये सवाल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, when the Constituent Assembly for the Dominion of India released on 31st October 1947, it reduced the member was। वो बोल रहे हैं जब भारत डोमिनियन के लिए संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः एकत्रित हुई तो इसकी कम सदस्यता क्या थी? मतलब आप दोबारा समझिए सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल वो इस प्रकार से पूछ रहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान का हो गया विभाजन, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई, भारत की बात कर रहा हूँ, तो जब भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई तो उस संविधान सभा की कुल बैठक में बचे हुए सदस्यों की संख्या कितनी थी? चलिए भाई जवाब दीजिए। 299, 311, 319 या फिर 331? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चौथे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दीजिए सवाल का सही जवाब। बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप दिमाग से जवाब देंगे, अगर आप ध्यान लगाकर जवाब देंगे तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे, और अगर आप दिमाग लगाकर ध्यान से जवाब नहीं देंगे तो सवाल का जवाब देने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप इस सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा 299 मेंबर्स। 299 मेंबर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब संविधान सभा मतलब भारत जब अलग हो गया पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया, अलग अलग कंट्रीज बन गए, तो भारत की जो संविधान सभा है उसमें कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी बच गई? 299, 299 मेंबर्स वो बोल रहा है बच गए। अब 389 मेंबर्स में से 299 मेंबर्स को कर देना डिलीट, ये यहाँ से 0 चला जाएगा और 18 में से 9 जाएगा, तो 90 मेंबर्स जो थे वो किस क्षेत्र में चले जाएंगे? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। अगर बात करें कि कितने मेंबर्स ने चुनाव जीता था तो आप इस प्रकार से लगाएंगे 211, 73 और 15। क्लियर? इस हिसाब से आप लगा देंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है जी,
इस हिसाब से अगर आप मेंबर्स को लगा देंगे तो काम आपको चल जाएगा। मतलब जितने मेंबर्स गए थे ना उतने मेंबर्स ने तो मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव भी नहीं जीता था। कुल मिलाकर 73 मेंबर्स आपको नजर आएंगे जिन्होंने चुनाव जीता था, मगर फिर भी ज़्यादा मेंबर्स गए क्योंकि कई सारे मेंबर्स भाई उनके फेवर में थे और बहुत सारा मतलब क्षेत्र ऐसा था जो हमारा भारत का था वो उधर की तरफ चला गया, इसीलिए मेंबर्स की संख्या वहाँ 90 चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन था। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे इन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था। इन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, अपॉइंटेड बाय हुम, अपॉइंटेड बाय हुम, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। बस केवल इतना ही सवाल है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई जल्दी से, फटाफट से। किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं शांतिपूर्वक तरीके से आपको सवाल का जवाब दूंगा। क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से और क्लास को कर दीजिए लाइक। डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी या फिर MC शीतलवाड़, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है BN राव। सबसे पहले याद रखना फुल फॉर्म क्या रहेगी, बैनिगल नरसिंह राव। और बैनिगल नरसिंह राव पहले भारतीय थे जो जज बने थे, कहाँ पर, वो जज बने थे इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के रूप में इन्होंने काम किया था 1948-49 ईयर में, आपको ये मिल जाएंगे वो कार्य करते हुए भी। अब बैनिगल नरसिंह राव कौन थे, एडवाइजर थे संविधान सभा के। इन्हें किनके द्वारा एडवाइजर बनाया गया, तो आप सबका सवाल का जवाब दोगे सर ब्रिटेन के द्वारा। किनके द्वारा इन्हें एडवाइजर बनाया गया, तो ब्रिटेन के द्वारा इन्हें एडवाइजर सलाहकार बनाया गया था। अब सवाल यहाँ पर ये बनेगा कि सर ब्रिटेन कैसे बना सकता है, तो मैं जवाब दूंगा जो भारत में आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल बने उनके द्वारा बनाया गया था इन्हें। बताइए, भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाले, मतलब जिन्होंने भैया मौजूद होकर खड़े होकर पूरा का पूरा प्लान बनाया, आप समझ गए होंगे उम्मीद करूंगा। सवाल का जवाब रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। वो ऑप्शन में देगा जरूर संविधान सभा, मगर संविधान सभा के सलाहकार BN राव किसके द्वारा बनाए गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, चांसेस बनेंगे एग्जाम में पूछे जाने के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। वो बोल रहा है भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो संविधान सभा है ना, ये किसके द्वारा बनाई गई, सवाल यहाँ पर घुमा कर पूछ रहा है, मगर सवाल स्ट्रेट तरीके से यही पूछ रहा है। वो बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, और संविधान सभा को किसके द्वारा बनाया गया है, सवाल यहाँ पर ये है। अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, या फिर बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इजीली सवाल का जवाब दे पाएंगे। ये वही कैबिनेट मिशन है जिसे भेजा गया था क्लेमेंट एटली के द्वारा। ये भारत आएगा 1946 में। 1946 में भारत आने के बाद ये मांगों को सुनेगा कि किसकी क्या मांग है। जैसे हम बात करें एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे वयस्क मत अधिकार। वयस्क मत अधिकार की मांग करने वाले का नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। साल था 1938 का, 1938 ईयर था। साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मत अधिकार की मांग करी गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को मत डालने का अधिकार होना चाहिए, और जो संविधान सभा चुनी जाएगी संविधान बनाने के लिए, वो संविधान सभा डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनी जाएगी, मतलब उसमें आम नागरिक जाकर डालेगा वोट। मगर जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने क्या फैसला लिया कि डायरेक्ट इलेक्शन ना करवाकर हम करवाएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसे हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। ध्यान रखना, मांग कैसी हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शन की, चुनाव हुए कैसे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन, जिसका अध्यक्ष था पैथविक लॉरेंस। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेट अप इन। वो बोल रहे हैं स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना की गई थी कौन से वर्ष में। जुलाई अगस्त के माध्यम चुनाव करवाए गए थे, और अगर बात करें 6 नवंबर 1946 को संविधान सभा पूर्णतः बनकर तैयार हो गई थी, जिसकी पहली बैठक करवाई गई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुल मिलाकर
208 सदस्य ने भाग लिया। अगर इसके अलावा भी आप अतिरिक्त जानना चाहते हैं तो दिल्ली में इसकी बैठक करवाई गई थी। 6 नवंबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू विंस्टन चर्चिल से मिलने इंग्लैंड पहुंचे। वहां पर विंस्टन चर्चिल ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया मोहम्मद अली जिन्ना पर, उनके फेवर में बात करने लगे। और वहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत कॉन्टैक्ट किया और बोला कि करवाइए संविधान सभा की पहली बैठक। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 1946, 1946। ध्यान रखना, अगर सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट जवाब देना है। जितनी स्टोरी बता रहा हूँ याद रखना, इस प्रकार से सवाल का जवाब देने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु प्रेजिडाइज ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा की पहली बैठक को किसने, बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चलिए भाई, क्या रहेगा सवाल का जवाब? वो बोल रहा है 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक करवाई गई तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई, जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें जाना जाता है। बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर P उपेंद्रा। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस दिन नाराजगी के चलते हुए मेंबर नहीं बने थे, पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में। और अगर इस सवाल को हम देखें, सवाल का जवाब रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अध्यक्ष, तो हम जवाब देते हैं कि ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और सबसे ज़्यादा, अगर देखें समझदार रूप में भी देखे जा रहा है तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति के रूप में उन्हें देखा गया। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया किसके रूप में? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। किसने चुना था, किसने अपॉइंट किया इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में? तो JB कृपलानी ने। JB कृपलानी मतलब आचार्य कृपलानी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था। ये वाला पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी के द्वारा अपॉइंट किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। और ओल्डेस्ट मेंबर को ही क्यों चुना जाएगा संविधान सभा का टेम्पररी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष? तो ये तरीका भारत की संविधान सभा ने उधार लिया था फ्रांस के संविधान से। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, ये वाला पॉइंट आपको समझ आया या नहीं? इसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी पढ़ा रखी है। ठीक जी, मैं पॉलिटी के जितने सवाल बनते हैं ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, वो सब करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल क्लास है आज आप सभी की। चलिए जी, जिनको मैंने पढ़ा रखा है भाई उनका तो कोई डाउट होगा ही नहीं, वो तो बेसिकली बहुत आसानी से ही टिक कर देंगे सवाल को, क्योंकि वो जानते हैं मैंने उन्हें कितने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक, कहाँ से उधार लिया? फ्रांस से ये तरीका उधार लिया था भारत की संविधान सभा ने। और बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की, तो सच्चिदानंद सिन्हा की बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो दिन तक जाते जाते इनकी तबीयत खराब हो गई। इन्होंने अपने स्थान पर एक डेप्यूटी अध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन जो कि अस्थायी था, वो भी टेम्पररी था। तो टेम्पररी डेप्यूटी चेयरमैन कौन चुना गया? पहले दिन ही चुना गया था, उनका नाम था फ्रैंक एंटनी। डेप्यूटी टेम्पररी चेयरमैन उनका नाम था फ्रैंक एंटनी। ये वाला पॉइंट अलग से बनाकर लिख लेना, किसी को ना समझ आए वीडियो को रोककर दोबारा देखना, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो बोल रहा है भारत की मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन थे भारत की मसूदा समिति के अध्यक्ष? अगर बात करें भारत की मसूदा समिति, तो उस समिति का गठन किया गया कौन सी तारीख को? तो आप जवाब देंगे सर गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। एक सवाल एग्जाम में ये भी पूछा जाता है किसके कहने पर गठन किया गया? ये होमवर्क के रूप में रखिए, मैंने पढ़ाया आपको सवाल। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हुम, मतलब किसकी सिफारिश पर बनाया गया था मसूदा समिति को? एक सवाल तो ये नोट डाउन करके रख लेना अच्छे से कॉपी में। ठीक, अब संविधान सभा की मसूदा समिति में कितने सदस्य थे? 7 मेंबर्स कमेटी थी, मतलब 7 मेंबर्स थे इस कमेटी में। उन मेंबर्स को याद करने की ट्रिक क्या है? उन मेंबर्स को याद करने की ट्रिक है डॉक्टर अय्यर आयंगर। डॉक्टर अय्यर आयंगर, डॉक्टर अय्यर आयंगर खैतान फैन चला मुंशी राव से मिले। खैतान फैन चला मुंशी राव से मिले। ये जितने आपके सामने नाम लिखे हुए ना, सारे के सारे मेंबर हैं, राव से मिले। क्लियर? ये रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये रही अय्यर, ये रही आरंगर, ये रही DP खैतान, खैतान फैन चला, ये रहे KM मुंशी, ये रहे राव, और ये रहे मोहम्मद सदाउल्ला। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? सातों के सातों मेंबर आपके सामने मौजूद हैं। सवाल का जवाब है डॉक्टर भीमराव रामजी
अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने पहले कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में खड़े हुए, किसके बैनर तले खड़े हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव में किसकी तरफ से खड़े हुए? कांग्रेस की तरफ से। और किस जगह से खड़े हुए? बॉम्बे से। और बॉम्बे से ये चुनाव हार गए। बॉम्बे से चुनाव हारने के बाद ये खड़े हुए दोबारा से मुस्लिम लीग की तरफ से ढाका वाले क्षेत्र से, और ढाका वाले क्षेत्र से ये चुनाव गए जीत। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का हो गया विभाजन, और जो ये ढाका वाला क्षेत्र है वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान में। इसी वजह से इनकी जो सीट थी वो चली गई, वो सीट इन्होंने गंवा दी। उसके बाद बैनिगल नरसिंह राव, BN राव, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे, उनकी सलाह पर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री, जी मैंने प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल किया है, तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री से कंसल्ट किया, बात करी और बोला कि वापस कर दी जाए बॉम्बे की सीट BR अंबेडकर को। तो BR अंबेडकर को वापस करी गई बॉम्बे की सीट, और आगे जाकर वो बनेंगे संविधान सभा के सलाहकार। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिनके बिना संविधान बनाना पॉसिबल नहीं था। ये बात कही गई किसके द्वारा? ये बात कही गई थी बैनिगल नरसिंह राव के द्वारा। भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में एक और स्टेटमेंट दी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति ने संविधान सभा की एक अंतिम मीटिंग में खड़े होकर ये बात कही कि हम सब तो बैठे हुए पैसेंजर थे, और जो इस फ्लाइट का पायलट था वो BR अंबेडकर साहब थे। तो BR अंबेडकर को पायलट की उपाधि या फिर पायलट शब्द से नवाजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई जल्दी से। BR अंबेडकर को किसने कहा पायलट? कि संविधान सभा के पायलट BR अंबेडकर थे। हम लोग तो केवल और केवल पैसेंजर थे जो बैठे हुए थे पीछे। ये सवाल मैंने पढ़ाया क्या पहले तुम्हें कभी, या जवाब दे पाओगे? चलो जवाब देने की कोशिश करो। ये सब कुछ पढ़ा रखा है तुम्हें मैंने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है भाई। अगर थ्योरी पढ़ने के बाद अगर जवाब गलत देंगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक, किसने कहा था BR अंबेडकर को पायलट? तो आप जवाब दोगे सर ये स्टेटमेंट दी गई थी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। क्लियर। आखिरी मीटिंग में 24 जनवरी 1950 को ये मीटिंग हुई, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया पूरी की पूरी डिपार्टमेंट को, जितना पूरे के पूरे मेंबर्स थे संविधान सभा के, और उसमें खड़े होकर ये बात कही गई। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? वो बोल रहा है संविधान सभा ने आखिरकार संविधान को पारित करने में कितना समय लिया? 6 महीने इन 1949 एग्जैक्टली, या ईयर सिंस 26 नवंबर 1948, अबाउट ईयर्स 2 ईयर्स 15 अगस्त 1947 से लेकर, और अबाउट 3 ईयर्स 9 दिसंबर 1946 से लेकर। बहुत बेसिक सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और अगले लक्ष्मीकांत की अगर हम बात करें तो 17 दिन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है सवाल का सही जवाब। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर टिक करना पड़े, सवाल का जवाब रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान का निर्माण करने में। और अमेरिका का संविधान, जो दुनिया का पहला संविधान था जिनके पास कुछ कंसल्ट करने के लिए नहीं था, उन्होंने अपने संविधान का निर्माण कर लिया था केवल 4 महीने में। ठीक है, आप एक सवाल को बहुत बार आपने पढ़ा होगा, वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, और भारत का जो संविधान है वो लिखित है। ब्रिटेन हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता पड़ती है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, उस संविधान को बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और यदि कोई लिखित संविधान है तो क्या उसे बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को फटाफट से शेयर वेयर भी कर दीजिए। मैं लगाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर, या फिर C राजगोपालाचारी? इनका नाम आगे किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और वही नियुक्ति करवाई गई इनकी JB कृपलानी के द्वारा। ये इंसिडेंट है 11 दिसंबर 1946 का। 11 दिसंबर 1946 को ये काम हुआ। ठीक, सवाल का जवाब है राजेंद्र प्रसाद। मगर जब राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया ना, तो ये बात सभी लोग जानते थे कि भाई जो भी कार्य होगा, मान लीजिए कभी राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई, मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद नाराज हो गए किसी बात से लेकर, तो दोबारा से हम संविधान सभा में दोबारा चुने टेम्परेरी चेयरमैन, ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष दोबारा चुने, जैसे शौचिदानंद सिन्हा को चुना गया पहले दिन मीटिंग की, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने मतलब उनको नहीं आना था, उनको मंजूर नहीं था, कुछ बात होगी ऐसी, इसीलिए उन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इन बातों को कंसीडर करते हुए कि कभी ये दोबारा नाराज़ हो गए, किसी बात पे इनको दिक्कत हुई, तबीयत खराब हो गई, तो इस बात के चलते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी 1947 में डेप्यूटी चेयरमैन चुना गया परमानेंट।
अगर डेप्यूटी चेयरमैन पूछ लिया जाए टेम्परेरी तो फ्रैंक एंटनी सच्चिदानंद सिन्हा के साथ, और डेप्यूटी चेयरमैन अगर पूछ लिया जाए परमानेंट तो आप जवाब देंगे HC मुखर्जी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? डेप्यूटी चेयरमैन चुना गया। कौन से ईयर में चुना गया डेप्यूटी चेयरमैन? तो जनवरी 1947 के महीने में चुना गया डेप्यूटी चेयरमैन HC मुखर्जी को। और मई जून के महीने में साउथ इंडिया के लोग नाराज थे भारत की संविधान सभा से, इसीलिए साउथ इंडिया के लोगों को मनाने के लिए एक और डेप्यूटी चेयरमैन चुना गया जिनका नाम था TT कृष्णामाचारी। क्लियर? उनका नाम था TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। उम्मीद करूंगा ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, किसी का कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे से आपको सवाल का जवाब समझ आ गया। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, संविधान सभा फैसले कैसे लेती थी? मतलब 2/3 बहुमत के आधार पर लेती थी, सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर लेती थी, इसके अलावा 1/4 मेजॉरिटी के आधार पर लेती थी, या सभी लोग मिलकर साथ में फैसला लेते थे कंप्लीट मेजॉरिटी? या सभी लोग साथ में मिलकर फैसला लेते थे कंप्लीट मेजॉरिटी? संविधान सभा किसी भी फैसले पर किस प्रकार से जाकर पहुंच पाती थी? इसका जवाब दीजिए। मैं लगाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। वो बोल रहा है संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में आयोजित अधिवेशन में रखी गई। मतलब वो कौन सा सेशन था, वो कौन सा सत्र था, कहां पर वो सत्र करवाया गया था जिसमें संविधान सभा की मांग करी गई? किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। जवाब दीजिए भाई। चलिए, यूनानिमसली। बहुत बढ़िया, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया यूनानिमसली वाला भी, कि ये सभी लोग मिलकर मांग करते थे, ये सभी लोग मिलकर किसी फैसले पर पहुंचते थे। ठीक है, ये पहले ही कसम खाई गई थी संविधान सभा के द्वारा कि जो भी फैसला लेंगे मिल-बांट कर लेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, 2/3 बहुमत जो भी जवाब दे रहा है आकाश सूर्यवंशी जी, ध्यान रखना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोल दी कि मैं कोशिश करूंगा PCS लेवल तक का कंटेंट आपको फेंक दूं। जो मैं जितनी थ्योरी आपको बोल रहा हूँ ना, उस थ्योरी को आप लिखते चलिए सर, ये पॉइंट्स बनाकर आप मेंस लिख देंगे, गारंटी मेरी है। ठीक, चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का सही जवाब रहेगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर C। इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकता है कि भाई 1900 जो हमारा क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, कांग्रेस का जो डिवीज़न हुआ, डिवीजन ऑफ कांग्रेस, वो कहाँ मिल जाएगा आपको? सूरत अधिवेशन में मिल जाएगा 1907 में। और इसके बाद जो गरम दल और नरम दल था वो दोबारा एक कब हुआ? जो गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गई थी वो दोबारा से एक कब हुई? तो आप बोलोगे 1916 में लखनऊ सेशन में गरम दल और नरम दल जो था वो दोबारा से एक हो गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की भी दूरियां घटने लग गई। इसी वजह से 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, किसके संबंध में? संविधान सुधार के संबंध में, भारत के लिए। ठीक है ना, भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने के लिए आगे काम करने की बात की गई, और इसी के संदर्भ में 1919 में लाया जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम बोलते हैं मॉन्टेग्यो चैम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यो की बात करें उस समय के भारत सचिव थे, अगर चैम्सफोर्ड की बात करें तो उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। भारत के भारत सचिव पहले कौन थे? तो लॉर्ड चार्ल्स वुड मिल जाएंगे 1858 में, 1858 में। क्लियर? उम्मीद करूंगा पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था ना, वही सवाल है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा ने निर्णय लिया किस आधार पे? मतलब फंडामेंटल राइट को जोड़ना है, आरक्षण को जोड़ना है, किसी भी चीज़ को जोड़ना है, तो संविधान सभा ने किस आधार पर डिसीजन लिया? ऑप्शन है बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सर्वसहमति से, या फिर यूनानिमसली। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। बहुत बढ़िया। चलिए, 13 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। सर जी आप थ्योरी वाली पॉलिटी कब से कंटिन्यू करोगे यार? करूँगा कंटिन्यू, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स तुम्हें पढ़ाने हैं ना, पढ़ाऊंगा तुम्हें फंडामेंटल राइट्स, PCS लेवल तक की ही पढ़ाऊंगा तुम्हें फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोग देख रहे हो यार, मैं पूरा दिन तो ना, मैं अब आप खुद सोचो कि मैं पूरा दिन ही मेरे को काम रहता है। आप जितने क्वेश्चन देख रहे हो ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कोई एक सिंगल क्वेश्चन पुराने लेवल का हो। पॉलिटी में तो पुराने मिलेंगे, इससे पहले जीके वाली क्लास में आपने देखा एक सिंगल क्वेश्चन पुराना नहीं था। तो पूरे दिन काम करना पड़ रहा है यार इसके लिए, उसके बाद जाके कुछ काम हो पा रहा है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है यूनानिमसली, सर्वसहमति से। ऑप्शन नंबर डी ही टिक करना, यूनानिमसली ही टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द मोस्ट प्रोफाउंडेड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय। वो बोल रहे हैं भारतीय संविधान के
परुपर्ण पर सबसे गहरा प्रभाव कौन सी चीज का पड़ा है, जिसमें मौजूद थे 321 आर्टिकल, जिसमें मौजूद थे 14 भाग, जिसमें मौजूद थी 10 अनुसूचियां। चलिए भाई जवाब दीजिए, ये वाला पॉइंट भी अलग से लिख लेना, अलग से बनाकर। वो बोल रहा है भारत का संविधान जो बनाया गया ना, तो सबसे ज़्यादा गहरा असर भारत के संविधान पर किस चीज़ का देखा जाता है। जैसे अगर बात करें, जब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर से ये सवाल पूछा गया कि भाई आपने पूरा का पूरा संविधान तो उठाकर भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी ही कर लिया गया, तो इस सवाल का जवाब देते हुए भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा कि बेसिक बेसिक चीज़ों पर किसी का कोई हक थोड़ी है। अब मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं और अमेरिका वाले भी भाई रोटी का जैसा ही कुछ खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो आप उनको ये थोड़ी बोलोगे तुम गेहूं यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि गेहूं हम यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से भीमराव रामजी अम्बेडकर ने बोला कि जो बेसिक तत्व हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी संविधान का निर्माण करने के लिए, वो सेम ही रहेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते हमने संविधान को कॉपी किया। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये बात बोली थी कि भाई भारत को नए संविधान की आवश्यकता है ही नहीं, भारत के पास ऑलरेडी संविधान है जिसका नाम क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी में आपको क्या क्या नजर आ जाएगा, 321 आर्टिकल थे इसमें 14 भाग थे और इसमें 10 अनुसूचियां मौजूद थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया सबसे बड़ा दस्तावेज यही था। क्लियर। इसके बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी अधिनियम से नवाजा। उन्होंने बोला इट इज़ अ स्लेवरी एक्ट, ये एक स्लेवरी एक्ट है, गुलामी अधिनियम है। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बारे में कहा कि एक सड़ा गला रद्दी अधिनियम है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये ऊपर से लोकतांत्रिक है, अंदर से खोखला है। क्लियर। ये सभी स्टेटमेंट इसके बारे में दी गई। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट और दी और बोला कि ये उस गाड़ी के समान है जिसमें केवल ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन मौजूद ही नहीं है। क्लियर। 4 अगस्त 1935 को इससे लाया गया था। और भारत के जो संविधान है उसमें कितना भाग यहाँ से कॉपी किया गया है, तो लगभग 2/3 भाग कॉपी किया गया है। 70% जो हिस्सा आपको भारत के संविधान में नजर आएगा वो यहीं से नजर आएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाता है ये तो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज इन 1946। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार पटेल वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसको इंडिया को मार्क कर लेना, हिंदी में भी पढ़ूंगा मैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। सवाल है, भारत की संविधान सभा वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई थी। बहुत बढ़िया, सही स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू, एमजे, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। बहुत बढ़िया। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया। बहुत बढ़िया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आप दे पाएंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। मशीन विद ऑल ब्रेक, नो इंजन। बहुत बढ़िया जी। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से, धुआंधार तरीके से। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। भाई ऐसा कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो यार, तुम्हारी गलती की है। अगर तुम लोग पढ़ना चाहो ना, देखो अगर मैं इतनी श्योरिटी से कोई बात बोलता हूँ ना कि यार मैं तुम्हारा एग्जाम क्रैक करा सकता हूँ, वनडे एग्जाम तो मतलब हलवा है भाई, जी के टिक करवाना। तो इवन मैथ्स की भी अगर मैं बात करूँ, भगवान की दुआ से आज भी अच्छी है। कल रात को मैं कर रहा था वो हरियाणा PCS वाला पेपर सॉल्व, तो हो रहा था, आसानी से हो गया था बहुत। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले पढ़ो बी नंबर की स्टेटमेंट को। वो बोल रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सर, मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य नहीं थे, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। पहली बैठक कब करवाई गई? 9 दिसंबर 1946 को, ये भी गलत हो गई। भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अडॉप्ट नहीं किया गया। अडॉप्ट किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। बताइए भाई, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो सही तरीके से सुमेलित किया गया है। PCS लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट में वो बोल रहा है 1 और 2 ठीक है, 1 और 4 ठीक है। किस प्रकार से आप जवाब देंगे, ध्यान से पढ़िए सवाल को और जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से।
अच्छा सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तो। जी आपने उल्टा बोल दिया उस सवाल को। आपने 26 देखिए 26 नवंबर को संविधान अपना लिया गया, अब आप समझ रहे हैं। लागू कब हुआ, केम इनटू अ फोर्स, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इतना याद रखिए। आप ये अडॉप्टेड अडॉप्टेड शब्द में मत फंसिए, आप बस ये याद रखिए भाई साहब एक्सेप्ट कब किया, मतलब जब लागू भी कर दिया गया, 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। विधि दिवस मनाते थे, 2015 में पहली बार मनाया गया संविधान दिवस 26 नवंबर को। ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या होगा, चलिए एक एक करके पकड़ते हैं, 15 सेकंड में पकड़ते हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, चलिए भाई इसको अगर कंसीडर कर लें ठीक तो बहुत बढ़िया। नेशनल फ्लावर रोज है क्या, नहीं है भाई, कौन सा है, लोटस है, लोटस मतलब कमल का फूल। नेशनल एनिमल टाइगर है, बहुत बढ़िया टाइगर है। नेशनल बर्ड है क्या, ईगल, नहीं भाई ईगल तो अमेरिका का है, हमारा कौन सा है, हमारा मोर है सिंस 1963। हमारा कौन सा है, हमारा तो पीकॉक है सिंस 1963। इसका मतलब पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, बाकी जितनी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। नोट डाउन कर लेना, रोज को जगह काटकर लोटस लिख लेना, ईगल की जगह काटकर पीकॉक लिख लेना सिंस 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, वो बोल रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कौन सी तारीख को, जवाब दीजिए भाई। 18 जुलाई 1948 को, जुलाई 1948 को, जुलाई 1950, 47 या फिर अगस्त 1900, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए जवाब दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई एक बार जल्दी से। सच में बोलूँ अगर लिटरली अगर मुझे 150-200 क्वेश्चन कराने पड़े ना, मैं सच बता रहा हूँ यार, लोग मतलब अरे मैंने देखा है लोग भाई साहब 1000 क्वेश्चन करा देते हैं, करे 5 घंटे में 1000। भाई यार 5 घंटे में 1000 कैसे हो जाएंगे, ठीक है मैं भी करा दूंगा, वो वाले क्वेश्चन होंगे वो जीके वाले जिसमें आंसर दिया आगे बढ़ गए, मगर यार जिस सब्जेक्ट में समझाना है उसमें कैसे 1000 हो जाएंगे, उसमें नामुमकिन सा है 1000 कराना। ठीक, सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब आपको मिलेगा जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को क्लाइमेट एटली के द्वारा घोषणा करी गई भारत की आज़ादी की। 18 जुलाई 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा करी गई, किसके द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, पारित किया, उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपना झंडा स्वीकार कर लिया, ध्वज स्वीकार कर लिया। ठीक है, भारत का जो ध्वज है झंडा है उसका रचयिता उसका डिज़ाइनर किसे बोला गया है, पिंग्याली वेंकैया को। कहाँ से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश से। अब सवाल ये तो आपको आसान लगेगा, शायद रिट के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, सवाल पूछा गया था कि जो भारत का झंडा है ना, भारत का जो ध्वज है उसमें जो रंगों का अनुपात है वो बराबर है, उसमें जो रंगों का अनुपात है वो बराबर है। सैफरॉन आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपको ग्रीन मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, फिर ग्रीन मिल जाएगा, बीच में आपको अशोक चक्र मिल जाएगा, उसमें स्पाइक्स मिल जाएंगे, और डार्क ब्लू मतलब नेवी ब्लू कलर का आपको मिल जाएगा ये चक्र। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो रंग है, यहाँ पर जो रंग है, यहाँ पर जो ये रंग है, इसका अनुपात जो है वो बराबर है। झंडे का अनुपात है 2:3, आप सभी लोग इस बात को जानते ही होंगे। ठीक है, ब्रेथ और लेंथ के हिसाब से अगर देखेगा, अगर लेंथ और ब्रेथ पे देखेगा तो 3:2 आपको टिक करना पड़ेगा। झंडे का अनुपात देख लिया आपने, झंडे में जो रंग है ना उसका अनुपात सेम है, बराबर मात्रा में रंग है। ये प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा, ये प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन उनके द्वारा पढ़ा गया था उपदेश संकल्प, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ये सवाल याद रखना, बना है एग्जाम में, अभी भी चांसेस रहेंगे कि बन जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए भाई जवाब दीजिए, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रांतों की कार्यपालिका, सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, डेवोल्यूशन ऑफ द legislative authority by the center to the provinces, expansion and recognition of the central and provisional legislature। इसके अलावा मुसलमानों के पृथक समुदायों को निर्वाचक मंडल की अलग शुरुआत, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधि आधारित हस्तांतरण, केंद्रीय और प्रांतीय विधिमंडलों का विस्तार और पुनर्गठन। दीजिए ज़रा जवाब, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। अगर आप इसमें से स्टेटमेंट पढ़ पाएंगे ना तो इजीली जवाब दे पाएंगे, बस थोड़ी सी अगर स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे तो। देखिए ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चलिए,
दीजिए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। सवाल का सही जवाब, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया, आप रजत सक्सेना जी घबराइए मत, आप दिमाग लगाइए। मान लीजिए यार मैं मतलब मेरे को नहीं आता क्वेश्चन, मान लीजिए मुझे नहीं आता, मुझे एक स्टेटमेंट तो आती है कि ये जो मुस्लिम वाला जो इलेक्ट्रोड्स है या फिर जो मुस्लिम के लिए निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था, वो किया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में। वो किया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में। ये मॉर्ले कौन थे उस समय के भारत सचिव थे, मिंटू कौन थे उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। इन दोनों में क्या अंतर होता है वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि ये 1909 से संबंधित है। अब बच गए बाकी तीन अब देख लेते हैं। इसमें भी वो बोल रहा है दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, इसमें बोल रहा है दूसरी ठीक है, और इसमें भी बोल रहा है दूसरी ठीक है, और हमारे हिसाब से दूसरी गलत है। तो सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। अगर किसी को ये पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1919 तो साइंस 7 चैनल पे जाना और वहाँ जाकर आपको इसकी पूरी की पूरी थ्योरी वाली वीडियो मिल जाएगी। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है भारत शासन अधिनियम 1919 की और भारत शासन अधिनियम 1935 की भी। कितने घंटे में, 2.5 से 3 घंटे की आपको वीडियो मिल जाएगी, 2-3 क्लासेस मिल जाएंगी आपको इनकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अलाभकालिक साबित हुआ, मतलब सबसे कम समय तक के लिए साबित हुआ। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए भाई क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, एक बार क्लास को शेयर वेयर भी कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार फटाफट से, क्लास को शेयर वेयर भी कर लीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिक सा सवाल है, जवाब दीजिए आगे बढ़ जाइए। ये रहा सवाल का सही जवाब, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी जो जवाब दे रहा है उसका जवाब गलत रहेगा सर। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, इस सवाल का जवाब रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है ना, वो कब तक लागू हुआ, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। जब तक भारत का संविधान नहीं लागू हुआ तब तक इसी आधार पे काम किया गया था, ध्यान रखना जी, ठीक। तो सवाल का सही जवाब क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम बोलते हैं मॉडलो मिंटो अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार औपचारिक रूप से चुनावों के सिद्धांतों को पेश किया। चलिए, चुनावों के सिद्धांतों को पेश किया निम्नलिखित में से किसके द्वारा। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ये था फूट डालो और शासन करो, ये कार्य किसके द्वारा किया गया, ये कार्य किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने भारत में फूट डाली और शासन करने की योजना बनाई, और इसी संबंध में सबसे पहला काम क्या किया गया, बंगाल विभाजन का 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। उसके ही आधार स्वरूप, मतलब उसके ही कारण अगले वर्ष 1906 में देखा जाएगा कि एक नई पार्टी की स्थापना होगी, जिस पार्टी का नाम रहेगा मुस्लिम लीग, जिस पार्टी के फाउंडर के रूप में आप जानेंगे आगा खान को। और मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई कहाँ पे, ढाका वाले क्षेत्र में। इसके अलावा 1907 में इसके परिणाम स्वरूप एक और कार्य होगा कि भाई कांग्रेस का विभाजन होगा। उसके बाद और ज़्यादा फूट डालने की कोशिश की जाएगी और मुस्लिम्स को दिया जाएगा रिजर्वेशन। मुस्लिम्स को बोला जाएगा कि भाई आप 2 वोट डालिए क्योंकि आपकी संख्या कम है, आप चुनाव में एक नहीं 2 वोट डालिए, एक तो अपने मुस्लिम कैंडिडेट को डालिए और एक आपकी मर्जी है जिसको आप डालना चाहें। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फूट डालो शासन करेगी। सवाल का जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रहेगा सवाल का सही जवाब, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इसे स्किप करता हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको डील करने में, ठीक। इसको स्किप करता हूँ, इसको डील करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है, वो थोड़ा छोटा छोटा नज़र आता है इसलिए स्किप कर रहा है, बाकी दिक्कत तुम्हें कहीं नहीं होगी, सवाल बेसिक ही है, ठीक। सवाल बिल्कुल बेसिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्देश्य संकल्प के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। इट वॉज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत बढ़िया। इट कॉल्ड फॉर जस्ट द राइट फॉर माइनॉरिटीज, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए था। इट फॉर्म द बेसिस चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इट कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सेक्युलर पॉलिटी। चलिए भाई, इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। इसे अल्पसंख्यकों के लिए न्याय संगत अधिकारों का आह्वान किया गया। इट कॉल्ड फॉर जस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इसने मौलिक अधिकारों के अध्याय का आधार बनाया।
इसने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना का आह्वान किया। चलिए जवाब दीजिए भाई, अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए भाई सीधी से अगर बात करें, इट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस चैप्टर, ये देख पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, अगर इसमें आप ढूंढना भी चाहो ना, इसमें अगर आप ढूंढना भी चाहो तो पहली स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले कहाँ पर है, इसमें पहली स्टेटमेंट है वो ठीक है, इसका मतलब ये वाला आंसर हुआ गलत। इसमें भी पहली स्टेटमेंट है वो भी ठीक है, इसका मतलब ये वाला आंसर भी हुआ गलत। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है ओनली 3 एंड ओनली 3 एंड 4, तो सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। जो नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत नजर आएंगी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट थी उसको चुनना था आपको, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ठीक है, पहला जिसमें आ रहा है उसको काट दीजिए, फिर बचा केवल 3 या फिर 3 और 4, तो सवाल का जवाब क्या होगा, सवाल का जवाब है 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच, निम्नलिखित में से वो कौन सी चीज़ है वो जो सही तरह से मेल नहीं खाती। मैच द फॉलोइंग की बात कर रहा है, करिए भाई मैच। दिसंबर 9 1947 संविधान सभा की पहली बैठक करवाई गई, बहुत बढ़िया जी। नवंबर 26 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनेक्टेड गेव टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइन बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 284 मेंबर्स ने साइन किए थे, अंतिम सिग्नेचर किया गया था प्रेसिडेंट, मतलब जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा। 26 जनवरी 1950 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों स्टेटमेंट आप सभी देख रहे हैं, ठीक है। जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि तारीख क्या थी, तारीख थी 9 दिसंबर 1946। तो इससे क्या सार निकलता है 23वें सवाल से, 23वें सवाल से सार ये निकलता है भाई, क्वेश्चन बड़ा क्यों ना हो, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा क्यों ना लग रहा हो, उसको टैकल करना होता है, घबराना नहीं होता। ये नहीं कि घबरा गए सर हम तो नहीं दे पाएंगे जवाब, इतना बड़ा सवाल कैसे पूछ गया, तो देखकर भाग मत जाना, कभी कभार बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब आप समझ गए, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट जो रॉन्ग थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ। चलिए वो बोल रहा है संविधान का कौन सा प्रावधान था जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, पढ़ते हैं भाई। प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट या फिर फंडामेंटल राइट्स, कौन सी चीज़ लागू हुई, सवाल यहाँ पर ये है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, अंतिम संसद से संबंधित प्रावधान या फिर मौलिक अधिकार, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए भाई जवाब देने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केम, अरे नन कौन बोल रहा है, निर्मल धीमान जी, सर आप प्लीज़, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, साइंस 7 चैनल पे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको मेरी पॉलिटी की क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट फेंक रखा है सर। आप पढ़ेंगे तो आपको पहले तो डर लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी तो आप इजीली पढ़ लेंगे। देखिए 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे, 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल्स लागू किए गए थे, 16 आर्टिकल्स फोर्स में आए थे, ठीक, 16 आर्टिकल्स फोर्स में आए थे। अगर हम बात करें इसके आधार पे तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 फोर्स में आए थे, मतलब प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप फोर्स में आ गया था, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर्टिकल नंबर 324 भी फोर्स में आ गया था। इसके अलावा प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट, अंतरिम संसद मतलब इंटरिम गवर्नमेंट वाला जो आर्टिकल था वो भी फोर्स में आ गया था, 380 नंबर का एक आर्टिकल मिलेगा वो, ठीक है। तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ऊपर वाली ठीक है, मौलिक अधिकार का कोई भी आर्टिकल फोर्स में नहीं आया था, इसका मतलब सवाल का जवाब है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। समझ आया या नहीं, चलिए सवाल का जवाब समझ आया या नहीं फटाफट कमेंट करके बताइए। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी। इलेक्शन कमीशन को हिंदी में बोला जाएगा चुनाव आयोग, हिंदी में बोला जाएगा इससे चुनाव आयोग। तो भाई चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, डेट बता दीजिए,
क्योंकि उस तारीख को बनाया जाता है वोटर्स डे। और ये बता दीजिए पहली बार वोटर्स डे मनाया कब गया? वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है वोटर्स डे 25 जनवरी को? तो ये बात भी आप जानते होंगे कि 25 जनवरी को वोटर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी किसकी? इलेक्शन कमीशन की। क्लियर? इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो आप जवाब दोगे सर सुकुमार सेन। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है कि पहले कौन थे, तो पहले थे सुकुमार सेन। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। सबसे लंबे समय तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनका नाम है कल्याण सुंदरम। 9 सालों के आसपास रहे कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम 9 सालों के आसपास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा जो सबसे कम समय तक रहे उनका नाम था वी.एस. रमा देवी, जो कि एकमात्र महिला थी। वी.एस. रमा देवी जो एकमात्र महिला थी जो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर बैठी थी, मगर टेम्परेरी रूप पे, ठीक है ना, अस्थायी रूप पे उन्हें बिठाया गया था। कितने दिनों पे के लिए? 16 दिनों के लिए, 16 डेज तक बैठी हुई थी वो। क्लियर? किसी का कोई डाउट, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए भाई जल्दी से। एन.के. सिंह कौन जवाब दे रहा है? ठीक, तो जितने सवाल बनते हैं सारे जवाब दे दिए। वोटर्स डे पहली बार कब मनाया गया? होमवर्क में लिख लीजिए इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब भारतीयों का जो अस्तित्व था ना वो आ गया भाई विधायिका में, किस अधिनियम के माध्यम से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, 1935 या फिर नन ऑफ द अबव? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। कल्याण सुंदरम वाला सवाल भी आपको समझ आ गया, बहुत बहुत स्वागत है खुशबू तिवारी जी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? इसमें मेरे ख्याल से शायद 8 जगह के आसपास जीते थी कांग्रेस, जितना मुझे याद है। ठीक, चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? भारतीयों का अस्तित्व आया, मतलब हमने चुनाव जीता, इस प्रकार से वो बात कर रहा है। सवाल का जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सभी से मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, इसकी मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं साइंस 7 चैनल पे आप जाइए, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए और बेहतर ढंग से आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय? क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथ में लिया, मतलब भारत को अपने हाथ में लिया कब? जवाब दीजिए भाई। क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स हैंड? चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर 1935 अधिनियम के माध्यम से? चलिए भाई जवाब दीजिए। बहुत बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए, एक अधिनियम लाया गया, मतलब एक पॉलिसी लाई गई, आपने पढ़ा होगा, वो क्या नाम था उसका? हड़प की संधि, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प की संधि किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि भाई प्रिंसली स्टेट में ना जिस राजा का अपनी कोई औलाद नहीं होगी, अपने खून की कोई अपनी कोई औलाद नहीं होगी, स्वयं उसका खुद का वो बेटा नहीं होगा, तो उसका जो क्षेत्र है उसे मिला दिया जाएगा ब्रिटिश इंडिया में। अब ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट क्या है, 1 मिनट में समझ लीजिए, ठीक है? समझने के क्लास है यार, ये समझो इसमें। ठीक, देखिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा भारत है, मेरे को मैप बनाना, मैं मैप तो बना दूंगा 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे मतलब चाहे तरीके से, चाहे नकली वाला मैप, मतलब जैसे बन जाएगा मैप बना दूंगा, मगर आप मान लीजिए ये भारत है। ठीक, अब इस भारत में वो बोल रहे हैं कि ये जो इतना वाला क्षेत्र है ना, ये ब्रिटिश इंडिया है, जहाँ पे अंग्रेज सीधा रूल कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट रूल कर रहे हैं अंग्रेज। वहाँ पर जो भी अधिनियम आ रहा है डायरेक्ट यहाँ लागू हो रहा है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी वो बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये है प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे राजघराने मतलब राजा राज कर रहे हैं, हम उन्हें सहायता दे रहे हैं, उसके बदले में हमें वो दे रहे हैं टैक्स। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि यहाँ पर जो राजा राज कर रहे हैं ना, इनकी अगर अपनी कोई औलाद नहीं है तो इनके वाले क्षेत्र को भी कहाँ मिला दिया जाएगा? ब्रिटिश इंडिया में। अब इसकी वजह से हुई भारत में क्रांति 1857 की। और भी रीज़न थे इसके पीछे, मगर एक मुख्य कारण जो आप मानेंगे ये था। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि भाई इतनी सारी दिक्कत हो गई, इसी वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने भाई यहाँ पर जो पहले वो कानून बेचते थे और उनका एक व्यक्ति होता था वो यहाँ पे काम कर रहा था, मगर उसके बाद 1858 में रानी ने, क्राउन ने, जो वहाँ का ताज है, उसने सीधे अपने अधीन ले लिया कि भाई मेरे पास पहुँचेगी रिपोर्ट। अब जो भी फैसला होगा यहाँ से बनकर निकलेगा कानून और मेरे पास रिपोर्ट पहुँचेगी। तो ये काम कब किया गया? 1858 में। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था
उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को क्या कर दिया गया, इस पद को बना दिया गया वायसराय। इस पद को क्या बना दिया गया, वायसराय। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट वाले लोग थे ना, उनसे पूछा गया कि आपकी अभी भी कोई नाराजगी है, तो प्रिंसली स्टेट वाले लोगों ने बोला हाँ जी हमारी डेफिनेटली नाराजगी है। क्यों नाराजगी है, क्योंकि ये गवर्नर जनरल से हमें बड़ा खुन्नस आती है, गुस्सा आता है। तो क्राउन ने बोला कि ठीक है आपको इससे दिक्कत है, बदल दिया मैंने, गवर्नर जनरल है ही नहीं, अब कौन है, वायसराय है। मगर ध्यान रखना वायसराय केवल कहाँ पर है, इस वाले क्षेत्र में। जैसे लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ना वो प्रिंसली स्टेट वाले क्षेत्र में जाने जा रहे हैं किस नाम से, वायसराय वाले नाम से, और वो जाने जा रहे हैं गवर्नर जनरल वाले नाम से ब्रिटिश इंडिया वाले क्षेत्र में। ये सवाल यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था, क्लियर। तो इसका रीज़न ये है, मगर आप मत समझना इस बात को, क्योंकि आप मेंस नहीं लिख रहे हो अभी, तुम प्री लिख लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। समझ आया ये वाला फैक्ट या नहीं समझ आया? चलिए जी, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया दीपक कश्यप जी। हाँ जी खुशबू तिवारी जी, हर एग्ज़ाम के लिए क्लास है, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठिए, हर एग्ज़ाम के लिए क्लास है। मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ आपके एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर आएंगे। ये जितनी स्टेटमेंट दी गई समझ आ गई या नहीं? बढ़ूँ आगे अगले सवाल पे? जी बहुत बढ़िया। चलिए यहीं पर एक डिपार्टमेंट और बनाया गया था, मैंने आपको बता दिया था, भारत सचिव बनाया गया था। और पहले भारत सचिव कौन मिलेंगे, सर चार्ल्स वुड मिलेंगे भारत सचिव पहले, क्लियर। सर चार्ल्स वुड मिलेंगे पहले भारत सचिव। उनके साथ में उनके सहयोग के लिए 15 मेंबर्स और बनाए गए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, वो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है, रिटन है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बहुत बेसिक सवाल है, जवाब दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए भाई। मैं पिछले 4 घंटे के आसपास से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ यार। 2 घंटे पहले मैंने क्लास ली है, ठीक है। उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है जीके नेशनल, मतलब स्टेट में जितने भी स्टेट हैं भारत में उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा एमटीएस में, जीडी में, स्टैनो में, सारे पढ़ा दिए। 60 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 75 क्वेश्चन की पीडीएफ थी। बहुत बेसिक सवाल है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है और ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, 2 और 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है सवाल का सही जवाब, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ब्रिटेन का संविधान अनरिटन है, कनाडा का संविधान अनरिटन है, इसके अलावा आपको इजराइल का संविधान अनरिटन मिल जाएगा, इसके अलावा आपको सऊदी अरेबिया का संविधान भी अनरिटन मिल जाएगा। ये 4 कंट्रीज याद रखना भाई, ब्रिटेन से काम नहीं चलता। ब्रिटेन का अनरिटन है, कनाडा का अनरिटन है, इजराइल का अनरिटन है और सऊदी अरेबिया का भी अनरिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश एज अ सेक्युलर स्टेट मीनिंग, वो बोल रहा है, इसको हिंदी में नहीं दिया क्या, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। वो वैसे धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है मगर हिंदी में नहीं दिया, इसलिए इसको स्किप कर देता हूँ क्वेश्चन को। अगला सवाल है, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द इनडायरेक्टली विद रिजर्वेशन इन, वो बोल रहा है संविधान सभा की राष्ट्रवादी मांग को पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से और आरक्षण के साथ। वो बोल रहा है जो भारत की संविधान सभा की मांग की जा रही थी ना भारतीयों के द्वारा, उस मांग को पहली बार स्वीकार किया गया, मतलब स्वीकार तो किया गया मगर पार्शली। किस में स्वीकार किया, सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से ना, उसका तो लिखित है ही नहीं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बेसिक सा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आसानी से टिक हो जाएगा। आपने सवाल पढ़ा होगा कि भाई इस प्रस्ताव को हमने नामंजूर कर दिया, नामंजूर कर दिया। सर प्रस्ताव को अगर आप नामंजूर कर रहे हैं तो प्रस्ताव दिया जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए आपको शादी का प्रपोजल आया, आपने मना कर दिया। सर अगर प्रपोजल आया ही नहीं तो मना किसे करोगे? अब आप बोल रहे हो शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। सर शादी तो तब आपकी होगी ना जब आपको प्रपोजल आएगा। अब आपको प्रपोजल आया, आपने मना कर दिया। उसी प्रकार से भारत की संविधान सभा की मांग की जा रही है और उस संविधान सभा की मांग को हमने कर दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट हमने किसको किया? एक ही चीज को। वो कौन सी चीज थी? अगस्त ऑफर। इसका नाम अगस्त ऑफर क्यों रखा गया? क्योंकि ये अगस्त ऑफर आया था 1940 अगस्त में। ये अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 अगस्त के महीने में ये ऑफर आया था, इसीलिए हमने इसे कर दिया नामंजूर। क्यों नामंजूर कर दिया? हमारी मांग थी संविधान सभा का निर्माण करवाने की जिसमें केवल और केवल भारतीय हों। ऐसी संविधान सभा की मांग थी जिसमें केवल और केवल भारतीय हों। अंग्रेजों ने बोला
बनवा देंगे संविधान सभा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें अन्य भी लोग होंगे, मतलब ब्रिटिशर्स भी उसमें मेंबर के रूप में होंगे, केवल भारतीय नहीं होंगे। इसीलिए उस संविधान सभा की मांग को हमने अस्वीकार करा और इसी मांग को एक्सेप्ट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से निम्नलिखित में से कौन सा चीज को अपनाया गया है। वो बोल रहा है मौर्य वंश से ना भारत के एम्बलम में किस चीज को अपनाया गया है। 4 लॉयंस को अपनाया गया है, 4 शेर को, रथ पहिए को, हॉर्स को, या फिर सत्यमेव जयते को। बहुत बेसिक सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे सर, अब उसी दिन का इंतजार है। बहुत बढ़िया जी, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बेसिक सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम चल जाएगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब रहेगा 4 शेर 4 लायंस। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। सवाल का सही जवाब रहेगा 4 शेर 4 लायंस। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषेध आपको मिल जाएगा, उसमें से आपको मिल जाएगा सत्यमेव जयते। इसके अलावा चैरियट व्हील, मतलब वो बात कर रहा है अशोक चक्र की, ठीक है। अशोक चक्र जो है वो बाद में डाला गया था, गांधी जी की मांग थी चरखे की। चरखे की ही क्यों मांग थी, क्योंकि जो कांग्रेस का झंडा था ना वो सेम था भारत के ध्वज जैसा, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके जैसा ही फ्लैग था कांग्रेस का, और उसमें चरखा भी था। उसको भी डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। क्लियर, ये स्टेटमेंट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल बनाया गया था कब। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड बाय, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, चलिए इसका जवाब भी दे दीजिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सर एक चीज़ और याद रखना, ये जितने आप ईयर्स देख रहे हो ना, ये इन ईयर्स की आपको हिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको केवल पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी भी वो पढ़ा रहा हूँ जिसकी महत्वपूर्णता, जो अभी भी महत्वपूर्ण है भारत के संविधान में, मैं केवल आपको वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप बोलोगे सर गवर्नर जनरल कहाँ से महत्वपूर्ण है। सर गवर्नर जनरल का पद अगर देखा जाए उस समय के अनुसार तो सर्वोच्च पद था भारत में, और आज के डेट में देखा जाए तो गवर्नर जनरल की पोस्ट इक्वल्स टू भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ जो भारत के संविधान में इंपॉर्टेंट है और भारत के संवैधानिक विकास में भी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है। रोज़ रात 8 बजे आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बेसिक सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक मिल जाएंगे आपको, और सवाल का जवाब मिल जाएगा चार्टर एक्ट 1833। इसके अलावा मैंने आपको सवाल पढ़ाया था वो वुड डिस्पैच वाला जिसमें अंग्रेज़ी को मतलब बोला गया कि भाई अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाएगी अब से स्कूल में, और शायद 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की गई थी। मैंने पढ़ाई है ये पूरी थ्योरी पढ़ाई है मैंने पता है कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा रखा है। मैंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 भारत शासन अधिनियम तक पूरा पढ़ा रखा है। 14 घंटे की क्लास मिल जाएगी आपको इसकी, 14 आवर्स की। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद लेकर आएंगे 1781 में अमेंडमेंट अधिनियम, उसके बाद 1783 में लेकर आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 में लेकर आएंगे अपना चार्टर एक्ट, 1813 में लेकर आएंगे 1813 में चार्टर अधिनियम, 1833 में चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1853 में लेकर आएंगे चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1858 में हो जाएगा, उसके बाद 1861 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आएंगे, 1891 में लेकर आएंगे, 1909 में, 1919, 35, ये सब पढ़ा रखे हैं मैंने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का जनक किसे कहा गया है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, भारत के संविधान का मदर भी किसे कहा गया है, जननी। हु इज द मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर और मदर दोनों बताइए। 1 लाख वाला एजुकेशन वाला सर 1833 था, 1813 है, 1835 में लागू किया गया था। क्लियर। मैं 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़% श्योर हूँ सर। ठीक है एनोनमस जी, मैं 1 करोड़% श्योर हूँ। क्लियर। चलिए जवाब दीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सती प्रथा वाला 1829, 1829। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दीजिए मुझे, और क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए भाई फटाफट से, जल्दी से।
क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। भीमराव रामजी अम्बेडकर, दोनों ही सवाल, चाहे जनक पूछ जाए चाहे जन्नी पूछ जाए, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बी आर अम्बेडकर को बोला गया है और मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बी आर अम्बेडकर को बोला गया है। बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। क्लियर? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। और 14 अप्रैल 2015 से मोदी सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है नेशनल हॉलीडे की, मतलब राष्ट्रीय अवकाश होता है इनके जन्मदिन पर, याद रखना ये बात भी। कब से? 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंसेस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया? वो बोल रहा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, श्री क्लेमेंट एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में, अगस्त 1947 में, जून 1948 में, या फिर जून 1949 में? चलिए भाई जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। शक्ति पराक्रम दिवस तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से 23 जनवरी वाला, सुभाष चंद्र बोस वाला। ठीक है एनोनमस जी, मैं आपसे बस एक विनती करूंगा, अगर आपको मतलब अच्छी खासी नॉलेज है ना तो बैठाना, मतलब सही जगह बिठाया कीजिए सही चीज़ों को, तभी सवाल का जवाब ठीक लग पाएगा। इस सवाल का सही जवाब है जून 1948, 1948। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से पढ़ लीजिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने श्री क्लेमेंट एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की? जून 1948, 1948 में। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु proposed द preamble बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था और कौन सी तारीख को? सिंपल सा सवाल है, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, और आप डेट भी पूछ सकते हो कि भाई ये कौन सी तारीख को रखा गया, किस दिन अपनाया गया, इस प्रकार से भी आप सवाल को देख सकते हो। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आप सवाल का जवाब देंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तारीख थी 13 दिसंबर 1946, तारीख थी 13 दिसंबर 1946, और इस 13 दिसंबर 1946 को उपदेश संकल्प पढ़ा गया, जिसे आगे जाके 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में जिसे स्वीकार कर लिया गया। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें कि भारत ने प्रस्तावना का तरीका कहाँ से उधार लिया है, मेथड ऑफ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो आप जवाब देंगे यूएस से। और अगर हम सवाल पूछें कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो इस सवाल का सही जवाब आप देंगे ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का आप सही जवाब क्या देंगे? इस सवाल का सही जवाब देंगे आप ऑस्ट्रेलिया। दोनों तरीके से सवाल को याद रखना, दोनों तरीके से सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेड ऑनली द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ओरिजिनल। 35वें नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए भाई। चलिए जल्दी से, सभी प्रकार के सवालों को अच्छे से टैकल करना, एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ जाए, ढंग से सही प्रकार के सवालों को टैकल करने की कोशिश करना। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो आराम से ठीक हो जाएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों को खोलकर देखा गया था, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करके देखा गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए, और लगभग 10 कंट्रीज से हमने उधार लिया है भारत का संविधान, मतलब 10 कंट्रीज से हमने चीज़ों को उधार लिया है। सवाल का जवाब है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ सर्वल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। यह कई संविधानों का मिश्रण है। 60 कंट्रीज़ के संविधान को ओपन करके देखा गया था, ये बात भी ध्यान रखना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ। भारत के संविधान में निर्धारित संशोधन प्रक्रिया की तर्ज पर है। वो बोल रहा है जो भारत का संविधान है ना, उसमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है आर्टिकल नंबर 368 में और भाग नंबर 20 में, आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है किसके बारे में? तो आप बोलोगे सर अमेंडमेंट प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट प्रक्रिया किस तर्ज पर है, किस
प्रोसीजर पर हमने अमेंडमेंट प्रक्रिया को एक्सेप्ट किया है? सवाल ये है। ऑप्शन है 1935 के आधार पर, 47 के आधार पर, साउथ अफ्रीका के संविधान से उधार लिया है, या फिर यूके के संविधान से इस बात को हमने उधार लिया है। चलिए दीजिए भाई सवाल का सही जवाब। बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम आराम से बन जाएगा। मैंने आपको बताया सर्वल कंट्रीज से आपने भारत के संविधान में चीज़ों को उधार लिया है। उसी श्रेणी में साउथ अफ्रीका के संविधान से आपने क्या उधार लिया है? आपने उधार लिया है आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट प्रक्रिया। अमेंडमेंट का जो तरीका है वो हमने कहाँ से उधार लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग नंबर 20 में लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 20 में ये बात लिखी हुई है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो भारत का संविधान है उसका सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है? स्मॉलेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं लगाता हूं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन। वो बोल रहा है संविधान सभा का जो पहला सत्र करवाया गया था ना 9 दिसंबर 1946 को, वो कहाँ पर करवाया गया था? चलिए, कुल मिलाकर कितने सत्र करवाए गए थे? 12 सत्र करवाए गए थे, 12 सेशंस करवाए गए थे, 164 दिन के आसपास कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल आपको कौन सा मिल जाएगा? आर्टिकल नंबर 52, 52। भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल आपको कौन सा मिल जाएगा? आर्टिकल नंबर 52, जिसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा मिल जाएगा? आर्टिकल नंबर 52 मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो करवाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 208 के आसपास मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उस मीटिंग को कहाँ करवाया गया था? दिल्ली में करवाया गया था, सेंट्रल हॉल में करवाया गया था, दिल्ली के अंदर। क्लियर? सर हिस्ट्री की क्लासेस कब होंगी बताइए? जो हिस्ट्री की क्लास में कोशिश करूँगा कल करवा दूँ। ऋग्वेद मतलब जो प्राचीन हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री है, उससे संबंधित क्लास में सोचूंगा कल ज़रूर करा दूँ। मैंने बनवा रखे हैं उसके क्वेश्चन लगभग 130 के आसपास। वैसे तो बड़े सारे क्वेश्चन है मेरे पास, अगर पॉलिटी की बात करें तो 15,000 क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। हिस्ट्री के मैंने जो मतलब निकाले हैं ना क्वेश्चन, 1700 क्वेश्चन हैं। अब देखता हूँ कितने आधार पर कैसे कैसे करा सकता हूँ, मगर कोशिश करूँगा वो क्वेश्चन पहले करा दूँ जहाँ से एग्जाम ज़्यादा चांस रखेगा बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष था? कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ना तो आपको 22 के आसपास कमिटीज़ नजर आएंगी, प्रोविजनल दोनों प्रकार की जो कमिटीज़ हैं, लगभग 22 के आसपास कमिटीज़ आपको नजर आएंगी। तो उसी में से एक कमेटी है संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे हम बात करें कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव रामजी अंबेडकर। उसी प्रकार से यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सर आप ज्योग्राफी भी पढ़ाते हो क्या? जी अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर मैं करवा दूंगा। ज्योग्राफी के 1300 के आसपास क्वेश्चन हैं मेरे पास, ठीक। सर आप PCS लेवल तक के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थ्योरी वाला पोर्शन मैं करा चुका हूँ इसका ऑलरेडी, ठीक। साइंस 7 चैनल पे आपको थ्योरी वाला पोर्शन मिल जाएगा, आप PCS तक जाकर बैठ जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% की आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, अगर सवाल 1 नंबर मेरा स्टूडेंट है उसने क्लियर मारा है सर RO का एग्ज़ाम, तो आप समझ सकते हैं कि आराम से आपका काम चल जाएगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर C है सवाल का सही जवाब। ये सवाल कहाँ पूछा गया? IAS 2005 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, तब इजी क्वेश्चन आते थे। सवाल का जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर C। अगर आपको कोई कमेटी यूनियन के नाम से मिल जाए ना तो मैक्सिमम उस सवाल का जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, मैक्सिमम। मगर एक परिस्थिति ऐसी मिलेगी जहाँ पर सवाल का जवाब नेहरू जी नहीं होगा, वो परिस्थिति आपके सामने यहीं आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का मेंबर नहीं था? ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का मेंबर नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये JP के नाम से बहुत मशहूर रहे हैं, ठीक है। बस JP को JP नड्डा मत लगा देना, JP नड्डा मतलब भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष JP नड्डा, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? ये थे, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C। बस इतना ही दिमाग लगाना होता है, अगर आप जल्दी जल्दी दिमाग लगाएंगे तो जल्दी जल्दी सवाल का जवाब आप सही दे पाएंगे।
जो क्रांति हुई थी ना, मतलब जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून 1975 को, और अगर बात करें तो एक इमरजेंसी और लगाई गई थी बांग्लादेश में 16 जून 1975 को। पहले बांग्लादेश ने इमरजेंसी लगाई, उसके 9 दिन बाद इंडिया ने इमरजेंसी घोषित करी। क्लियर। बांग्लादेश में बैठे हुए थे बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, भारत में बैठी हुई थी इंदिरा गांधी। तो ये उस समय रैली कर रहे थे, बहुत सारी दिक्कत चल रही थी उस समय, ठीक है। चारों तरफ से घिरी पड़ी थी इंदिरा गांधी जी, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण भी करवाया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। कहाँ पर? पोखरान में, फर्स्ट परमाणु टेस्ट। उससे बहुत सारी बातें तो दब गई थी, मगर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो थी, घोटाले थे, बहुत चीज़ें सामने आ रही थी। इसीलिए जयप्रकाश नारायण रैली कर रहे थे पटना के अंदर, वहाँ इन्होंने नारा दिया कि गद्दी छोड़ देख जनता आई, और ये नारा दिया था जो मिलिट्री खड़ी हुई थी, आर्मी खड़ी हुई थी, उनको देखकर। तो इंदिरा गांधी जी को लगा हो सकता है कि तख्ता पलट ना हो जाए, और सबसे पहले तख्ता पलट एशिया में कहाँ हुआ था? पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश पाकिस्तान में। क्लियर। तो इंदिरा गांधी जी को लगा क्या पता तख्ता पलट ना हो जाए, और एक थ्योरी ये भी दी जाती है, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। सवाल का जवाब है जेपी। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल स्टेट? द पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन, इट हैज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय राज्य व्यवस्था है? फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा है भाई, फेडरल स्टेट की बात कर रहा है। अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय राज्य व्यवस्था है? केंद्र और राज्य संविधान इकाई सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई, इसका एक अलिखित संविधान है। दिए गए स्टेटमेंट में से बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। चलिए भाई, क्या रहेगा सर का सही सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए। अरे भाई आवाज़ की बात मत करो, मेरा ऑपरेशन हुआ है गले का, 6 महीने भी नहीं हुए मेरा ऑपरेशन हुआ है। पहले पढ़ा था तो मैं यूँ चिल्ला के ये देख बन गया, मतलब बहुत तेज़ पढ़ाता था पहले मैं, चिल्ला चिल्ला के। इस वजह से मेरे ब्लड, मतलब मेरे गले में वोकल कॉर्ड में ना ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, उसको निकलवाया ऑपरेशन करवा के, सर्जरी हुई है भाई साहब, बड़ी ज़बरदस्त वाली। डॉक्टर ने मना कर रखा है मुझे कि सर अगर आप चिल्ला कर पढ़ा गए जिस दिन, उस दिन आपकी टिकट हमने बुक कर रखी है यहाँ। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखिए सीधा सी चीज़ एक याद रखना, दुनिया का एक देश है जिस देश का नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका दुनिया में सबसे पुराना लिखित संविधान है, ठीक है। 1789 के आसपास वो संविधान लिखा गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा उनका जो संविधान है ना, उनका संविधान सबसे छोटा संविधान है दुनिया का। जब वो बना था उसमें 7 पन्ने थे, 4400 शब्द थे। आज की डेट में उसमें 6600 शब्द हैं, 6600 शब्द हैं, 6600 शब्द हैं। हमारे देश के संविधान में 1,49,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास शब्द हैं। हमारे देश के संविधान में आज के समय पे 1.5 लाख के आसपास शब्द हैं, उनके देश में 6600 शब्द हैं। मगर उनका देश में कंट्री का संविधान सबसे छोटा है। मगर अगर बात करें अमेरिका के 50 राज्यों में, तो अमेरिका में 50 राज्यों में एक राज्य मिलेगा, राज्य का नाम है एम्बला, राज्य का नाम है एम्बला। उसका संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। एम्बला का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है, भारत के संविधान से 4 गुना है, भारत के संविधान से 3 गुना है, 4 गुना नहीं 3 गुना है। उसके संविधान में कुल मिलाकर 4.5 लाख शब्द हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है कि इट हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोल रहा है ऐसा नहीं है, वहाँ पे लिखित संविधान होता है। तो स्टेटमेंट कौन सी ठीक होगी? ओनली वन। तो फेडरल कंट्रीज़ की अगर बात करें, या फिर इसके आधार पे हम बात करें फेडरल स्टेट में, फेडरल स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्लियर। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर जॉन मिथई? चलिए जी, दीजिए सवाल का सही जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? पहले फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? एनडीए 2008 के एग्जाम में सवाल पूछा गया। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और जॉन मिथई। जॉन मिथई कौन थे भाई? भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर, जल्दी जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? षणमुक्ता शेट्टी मिल जाएंगे। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो 1965 में 1964 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। किसके द्वारा? तो के कामराज के द्वारा। के कामराज कौन थे? के कामराज आपको मिल जाएंगे किंग मेकर ऑफ कांग्रेस। इन्हें किस नाम से जाना गया है? इन्हें जाना गया है किंग मेकर ऑफ कांग्रेस के नाम से। जिन्हें ये चाहते थे वो बन जाता था भारत का प्रधानमंत्री, किंग मेकर ऑफ
किंग मेकर ऑफ कांग्रेस। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें गुलजारीलाल नंदा की, तो गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था 27 मई 1964 को, ठीक है। उसके बाद बनाया गया था इन्हें प्रधानमंत्री। कितने समय के लिए? कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद एक और बार बने जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। क्लियर। जॉन मिथाई वाले सवाल का जवाब दे दीजिए आप मुझे। अगला सवाल है, अंडर हुम अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी बेंच ऑफ ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोबारा पढ़िए हिंदी में। संविधान सभा के कार्यालय की सलाहकार शाखा द्वारा अक्टूबर 1947 में भारत के संविधान का पहला मसौदा निम्नलिखित में से किसके अधीन तैयार किया गया था? जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था ना संविधान का, वो किसके अधीन तैयार किया गया था? चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या फिर बैनिगल नरसिंह राव, बी एन राव। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है बी एन राव। जो पहला मसौदा तैयार किया गया था वो किसके अधीन तैयार किया गया था? बाय द एडवाइजरी बेंच ऑफ। तो एडवाइजरी वो बोल ही रहा है, और सलाहकार कौन थे? एडवाइजर कौन थे संविधान सभा के? बैनिगल नरसिंह राव थे। किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बैनिगल नरसिंह राव को अपॉइंट किया गया था संविधान सभा का सलाहकार। क्लियर। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, जिसमें 12 मेंबर थे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, जिसमें कुल मिलाकर 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स थे। इनके नाम पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। झारखंड पीसीएस 2014 के एग्जाम में 4 नाम दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा मेंबर नहीं था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत ने कहाँ से उधार लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? यूएसएसआर के संविधान से। अगर ऑप्शन में यूएसएसआर भी हो और रशिया भी हो तो यूएसएसआर टिक करके आगे बढ़ जाना। सरदार स्वर्ण सिंह ने सरदार स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड की थी 8 ड्यूटीज़, मगर जोड़ी गई थी 10 ड्यूटीज़। ठीक है। 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में। क्या जोड़ा गया था कि भाई अगर आपकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष है तो आपको आपके माँ बाप भेजेंगे स्कूल। क्लियर। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 ए में ए से लेकर के तक लिखा हुआ है, और ब्रैकेट वाला जो ए और के है वो स्मॉल है, मतलब ए से लेकर के तक, ए बी सी डी ई एफ आई जे एच के तक लिखा हुआ है। क्लियर। और जो बाहर वाला ए है वो कैपिटल है। निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए भाई फटाफट से। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? अगर हम पढ़े, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? पड़ोसी देशों के लोगों के साथ मित्रपूर्ण सहयोग करना नहीं है भाई। राष्ट्रीय महत्व के समारोह की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड, टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज मेड इन अ रिस्पॉन्स टू द। दोबारा पढ़िए सवाल। भारत के डोमिनियन स्टेटस संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास किसके जवाब में किया गया? चलिए भाई बताइए। जो भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास था ना, वो किसके जवाब में किया गया? इसका जवाब दीजिए। वो व्यक्ति का नाम मैं भूल गया। लॉर्ड बर्कन हेड मिलेंगे शायद, एक व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, लॉर्ड बर्कन हेड। हाँ यही मिलेंगे, एक आपको व्यक्ति मिल जाएंगे लॉर्ड बर्कन हेड। ठीक है। सवाल का जवाब दीजिए पहले तो, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या है सवाल। देखिए लॉर्ड बर्कन हेड के द्वारा ना, मतलब गांधी जी ने मांग करी कि भाई संविधान सभा तो होनी चाहिए, बस उन्होंने तरीका नहीं बताया कि संविधान सभा किस प्रकार होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। ठीक है। 1922 में ये मांग करी गई और संविधान सभा की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही थी कि भाई संविधान और संविधान सभा की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही थी। तो इसका जवाब देते हुए 1926 में लॉर्ड बर्कन हेड ने बोला कि
तुम्हारे अंदर अगर दम है तो बनाकर दिखाओ संविधान और संविधान सभा, मतलब संविधान का निर्माण करके दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है। लॉर्ड बर्कनहेड ने 1926 में ये स्टेटमेंट दी। कौन थे? भारत सचिव थे ये, जो पद बनाया गया 1858 में, वो वाले भारत सचिव थे ये। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने धमकी दी और बोला दम है तो बनाकर दिखाओ। जितने लोग थे, जितने बड़े बड़े विद्वान थे, वो सब ही पीछे हट गए कि हमसे ना बन पाएगा भाई, ठीक है। इवन गांधी जी ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोला कि हमसे नहीं बन पाएगा। उसके बाद एक विद्वान व्यक्ति जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, उन्होंने बोला हम दिखाते हैं आपको बना के साहब, ठीक है। तो उनके कहने, मतलब अगर स्टेटमेंट देखी जाए ना प्रॉपर, अगर लिखना पड़े तो आपको ये लिखना पड़ेगा उनके कहने। और जब साइमन कमीशन भारत आएगा 1928 में, 1927 में बनाई जाएगा साइमन कमीशन, जिसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? सर साइमन। इसमें मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर। पुराना नाम कुछ और था इसका, स्टैट्यूटरी कमीशन करके इसका पुराना नाम था। तो साइमन कमीशन, अगर इसके हिसाब से देखें तो साइमन कमीशन की वजह से पहली बार भारत ने अपने संविधान का निर्माण करने की कोशिश करी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी हम जानते हैं। सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, क्लियर। उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमोलिग्रेटेड ऑन जनवरी 26, 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि इसी दिन ही क्यों भारत का संविधान लागू हुआ? दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1929. इट वॉज विश ऑफ द फॉर्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The British did not want to leave India earlier than this date. It was an auspicious date. क्यों भाई इस दिन क्यों लागू किया गया था? इसको मेरे ख्याल से 1930 कर देते ना तो आप आसानी से जवाब दे पाते। आप दीजिए जवाब। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर 44 नंबर के क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे क्या? इसमें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट है सर, 1919 वाला मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, जिसमें आपको डायरकी वार्की पढ़ने के लिए मिलेगा, बाई कैमरल सिस्टम पढ़ने के लिए मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि 1909 में जो अधिनियम लाया गया था, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, उस अधिनियम में दिया गया था मुस्लिम्स को रिजर्वेशन चुनावों में। इसी के आगे 1919 में रिजर्वेशन दिया गया एंग्लो इंडियंस को भी। कहाँ पे? चुनावों में रिजर्वेशन दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी 1919 वाले अधिनियम में। चलिए क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब अगर इस आधार पे आप लगाएंगे ना, जो स्टेटमेंट अब आपके सामने दी गई है, अगर इस सवाल का जवाब इस आधार पे आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भाई 26 जनवरी 1930 को आपने पहली बार मनाया था आज़ादी दिवस, ठीक है ना, इसीलिए उस दिन की महत्वपूर्णता जो है, उस दिन की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म ना हो जाए, इसीलिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को, क्लियर। क्योंकि भारत की आज़ादी पहले होने वाली थी कि भाई जनवरी में कर देंगे, मगर एक नई डेट बन गई 15 अगस्त। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरी की पूरी संविधान सभा का ये मानना था कि वो जो तारीख है वो छुप ना जाए कहीं इतिहास में, इसीलिए 26 जनवरी को लागू हुआ भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट गिवन बाय। जो संविधान का पहला आइडिया था ना, मतलब भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा स्वराज, मतलब स्वराज अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा 1895। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले मांग करी गई भारत के संविधान की, मगर संविधान की मांग करते समय उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से संविधान बनेगा, कौन उसे बनाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा और क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ठीक है। मगर जब मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय 1934 में मांग करेंगे तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया और ऑफिशियली तरीके से मांग करेंगे। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। इनके ऊपर आर्म्स रखने का, मतलब हथियार रखने का इल्ज़ाम लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसीलिए कैलिफोर्निया गए और वहाँ जाके अपना नाम बदलकर एम.एन. रॉय कर लिया, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी मानवेंद्र नाथ रॉय। इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई थी 1924-25 में, जिस पार्टी का नाम था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी आज भी आपको मिल जाएगी CPI-M के नाम से, क्लियर। अगला सवाल है, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। वो बोल रहा है संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किस प्रकार से आए थे? इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट या फिर ओनली रिप्रेजेंटेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? अगर यहाँ पर दिया गया होता ना कि ए और डी दोनों ठीक है, तो आपको जवाब देना पड़ता कि 296 जो मेंबर्स थे, 296 जो मेंबर थे वो चुनकर आए थे किससे? इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। इसके अलावा जो 93 मेंबर्स थे वो चुनकर आए थे, वो नॉमिनेट होकर आए थे, मनोनीत होकर आए थे कहाँ से? प्रिंसली स्टेट वाले क्षेत्रों से। क्लियर? तो इसको आप अलग से याद रखना, ये नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड थे। किस प्रकार से चुनाव हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। 292 मेंबर्स आपको अलग मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 4 मेंबर्स है वो कमिश्नरी स्टेट के रूप में मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर, मारवाड़ा, मतलब राजस्थान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन आइडल फ्रेंचाइजिंग, इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू अ सर्वल कमिटीज। बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? 10 करोड़ पे नहीं, 10 लाख पे 1% था। ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। क्लियर? उस समय जनसंख्या थी 39 करोड़। ध्यान रखना। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब दीजिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब। देखिए ये तो पहले काट दीजिए आप, सबसे पहले आप इसे काट दीजिए कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। मैंने आपको बता दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में डायरेक्ट इलेक्शंस की मांग करी थी, मगर डायरेक्ट इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया कैबिनेट मिशन ने। क्लियर? और इनडायरेक्ट मिशन के माध्यम से, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने गए थे ये सभी लोग। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए एक बार ढूंढते हैं कि किस प्रकार से हम सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक रहेगा। सर्वल कमिटीज़, मतलब मैंने आपको बता दिया 15 तो आपको मिल जाएंगी नॉर्मल कमिटीज़, 7 और मिल जाएंगी, कुल मिला के 22 कमिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो सर्वल कमिटीज़ के द्वारा काम किया, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। मगर इसमें ना, अगर मैं एग्जामिनर हूँगा या फिर अगर मैं पेपर देने आऊँगा ना, तो मेरे हिसाब से पहली स्टेटमेंट भी ठीक है। मेरे हिसाब से पहली स्टेटमेंट भी ठीक है कि इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजीज, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला तरीका भी स्वीकार नहीं किया था। मगर इस सवाल का जवाब आपको वहाँ नहीं देना, इस सवाल का जवाब आपको क्या देना है? ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? मतलब थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश इन जुलाई 1946? निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था 1946 में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत हज़ारों बार ये सवाल पूछा गया। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की छवि नज़र आती है भारत के संविधान में, कहाँ? आर्टिकल नंबर 40 में, जहाँ पर आपको ग्राम पंचायत लिखा हुआ नज़र आएगा। तो महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि जो कानून है, जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक हो, इसीलिए वो चाहते थे पंचायत के संदर्भ में। क्लियर? तो सवाल का जवाब है महात्मा गांधी जी जो थे वो भाग नहीं थे संविधान सभा के। महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम को महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूं। जब महात्मा गांधी जी से मिलने पहुंचे बाबू जगजीवन राम, तो उन्होंने बोला कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ईमानदारी से एक संविधान का निर्माण करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाऊँ। ये बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार जो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, उनके पिता थे बाबू जगजीवन राम। क्लियर? तो बाबू जगजीवन राम ने बोला कि मैं, बापू मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भारत के संविधान का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाऊँ और एक ऐसा संविधान बना पाऊँ जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, सभी के लिए लाभदायक हो। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैं आपको एक तावीज़ देना चाहूँगा। ये बात सुनते हुए बाबू जगजीवन राम ने बोला कि मगर आप तो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते, फिर आप किस प्रकार का तावीज़ देंगे? तो महात्मा गांधी जी ने बोला मेरा तावीज़ ये है कि जब आप संविधान का निर्माण करवाओगे ना, तो उस गरीब से गरीब व्यक्ति, उस लाचार से लाचार व्यक्ति के बारे में अपने दिमाग में, अपने जहन में
ज़रूर रखना, जिससे आप कभी भी एक बार जीवन में मिले हो। और इस बात को सुनते हुए बाबू जगजीवन राम के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद लिया महात्मा गांधी का और चल पड़े संविधान का निर्माण करवाने। सवाल का जवाब क्या है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इंडिया बिकम अ सोवरिजन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑन, भारत सन प्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य कब बन गया? सन प्रभु का मतलब क्या रहेगा? सन प्रभु या सोवरेजिनिटी का मतलब ये रहेगा कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए भारत को कल को बांग्लादेश के साथ संबंध और बेहतर करने हैं, ठीक है, या भारत को बांग्लादेश को कुछ पैसे उधार देने, नेपाल को कुछ पैसे उधार देने, और चाइना में मना कर रहा है, तो हम बोलेंगे वी आर अ सोवरिजन कंट्री, ठीक है ना, हम आपसे पूछकर अपने देश में कोई भी फैसला नहीं लेंगे। इसी प्रकार से जब भारत में एनआरसी के लिए वो बिल लाया गया था और वो लागू हुआ, आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो यूएन ने एक लेटर भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और बोला कि हम इस मामले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहेंगे और हम कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की मीटिंग हुई तो वहाँ पर ये जवाब दिया गया यूनाइटेड नेशन को कि वी आर अ सोवरिजन कंट्री, हम एक संप्रभुता वाले देश हैं और हम आपका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंटरनली भी सोवरिजन है और एक्सटर्नली भी सोवरिजन है, मतलब हम हमारे देश के अंदर जो फैसला लेंगे वो अपनी मर्जी से लेंगे, जो हमने आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला। इसके अलावा हम किसी अन्य देश के साथ क्या संबंध रखेंगे वो भी हमारा पर्सनल मैटर है, क्योंकि वी आर एक्सटर्नली सोवरिजन ऑल्सो। क्लियर? चलिए सवाल का जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950। एक बार जल्दी से बताइए, और पढ़ना चाहेंगे या रोकूं क्लास को? फटाफट से, और पढ़ना चाहेंगे या रोकूं क्लास को? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। उम्मीद करूंगा मतलब मैंने समझाने में ज़्यादा काम किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50 नहीं, मैं आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन अब तक करा चुका हूँ अगर आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे तो। ठीक, मैं आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ अगर आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप केवल कलम का पेन का इस्तेमाल कर रहे थे तो शायद आपको 50 ही क्वेश्चन मिले होंगे, मगर अगर आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं 150 क्या 200-250 क्वेश्चन करा चुका हूँ अब तक। ठीक, बताइए। ठीक, चलिए जी, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और बने रहने के लिए। मैंने मेरा फ़र्ज़ मेरे को लगता है पूरा निभाया है। मैंने क्लास का जो नाम रखा था उस पर मैं खरा उतरा होऊंगा मेरे हिसाब से, और आपको बहुत सारे सवाल मैंने आज करा दिए होंगे और बहुत सारे ऐसे नए सवाल आपको मिले होंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। पहले आपने संविधान को समझा ज़रूर होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि इतना आपने थ्योरी से भी नहीं समझा होगा संविधान को जितना मैंने आज क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया होगा। क्लियर? क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। इसके अलावा क्लास लेने के लिए टाइम पर ज़रूर आ जाया कीजिए। डेली आपको इस समय पर ही क्लास मिल जाएगी। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वाईफाई स्टडीज़ पर भी मिल जाएगी 2.0 पर। इसके अलावा साइंस 7 चैनल पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।